हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप। वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी पीसीएस 2020 टेस्ट सीरीज, और ये ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज है। इससे पहले हम लोगों ने 2 टेस्ट पूरे कर लिए हैं। ये टेस्ट नंबर 4 का सेकेंड पार्ट है। जिसने भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल के होम पेज पे जाएं, आपको सारे वीडियो वहाँ से मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान सभा की कुल 15 महिला सदस्यों में एकमात्र मुस्लिम महिला थी। तो उनके बारे में बताना है कि कौन एकमात्र महिला थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है मरियम सिद्दीकी, सेकंड है बेगम एजाज रसूल, सी है नाजनीन खातून, और डी ऑप्शन है शबाना बेगम। तो इसका ऑप्शन बी सही है, बेगम एजाज रसूल। इसमें जब संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में, तब इसमें 15 महिलाओं की सूची थी। उसमें से मुख्य मुख्य मैं बता दे रहा हूँ, और उसमें जो केवल एक महिलाएं थी वो हैं बेगम एजाज रसूल। इसी में थी सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, अमृत कौर, सरोजनी नायडू, हंसा मेहता और रेणुका राय जैसी महिलाएं इसमें शामिल थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था। मतलब प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था किस सूची में? तो 7वीं अनुसूची में, या फिर 9वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, या 10वीं अनुसूची। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 9वीं अनुसूची में इसका सम्मिलित किया गया था, और ये फर्स्ट अमेंडमेंट था, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 का। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, वह विषय जो इसमें सम्मिलित नहीं है उनके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए है नाप एवं तौल, बी है शिक्षा और वन, सी है न्याय तथा प्रशासन, और डी है विवाह एवं तलाक। तो इसका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि विवाह और तलाक नहीं थे इसमें। जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किए गए थे, ये 5 सब्जेक्ट थे। उसमें था एक नाप और तौल, एक थी शिक्षा तथा वन और न्याय प्रशासन, और इसके साथ साथ वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण। लेकिन जो ये विवाह और तलाक की बात करें तो ये राज्य सूची का अभी विषय है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। तो क्या ये संघीय प्रणाली का प्रावधान है? और आर है इस उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की है। तो गैस इसके दोनों आंसर सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही है, क्योंकि शक्तिशाली केंद्र की बात करें तो भारत में जितने भी राज्य हैं वो भारत के संघ से कोई अलग नहीं हो सकता। तो ये शक्तिशाली की बात करता है। और अगर यहाँ पे बात करें कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, तो इसमें इसका जो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है वो स्पष्ट तौर पे है। इसीलिए ये इसके बारे में, संघीय प्रणाली के बारे में बताता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसके पद से जिस ढंग और जिस आधार पर हटाया जा सकता है वे निम्न में से किसके संबंधित हैं? तो ऑप्शन ए है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से, उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति के, भारत के महान्यायवादी से, या लोकसभा अध्यक्ष से। तो इनके बारे में बताना है कौन किसके समकक्ष है जिसके द्वारा हटाया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति द्वारा। और ये हटाए जाने की जो प्रक्रिया होती है, तो ये संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के साथ जो दुर्व्यवहार या अयोग्यता का प्रस्ताव पारित करके हटाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों पर कौन सही नहीं है ये बताना है। वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ना कि मनोनीत किया जाता है। वह संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन व भत्ते प्राप्त करता है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। वह मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। ठीक है, तो ये गलत है इसमें, ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें संसद के प्रति जो कहा गया है तो इसमें उत्तरदायित्व होता है। ये संसद के जो लोकसभा का सदन होता है, निम्न सदन, इसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया और सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन ए है केंद्र व एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, दो राज्यों के बीच विवाद, संविधान की व्याख्या से संबंधित विवाद। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका सही है, क्योंकि संविधान की जो व्याख्या से संबंधित विवाद है ये मतलब
उसका मूल अधिकारिता नहीं, ये अपीली क्षेत्राधिकार है, ना कि मूल अधिकारिता, ठीक है। तो और ये दोनों सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन दी जाती है। तो उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के बारे में बताना है। तो ये है राज्य सरकार की संचित निधि से दिए जाते हैं, भारत सरकार की संचित निधि से दिए जाते हैं, या राज्य की आकस्मिक निधि से दिए जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है कि भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। गाइस ये ध्यान रखना है, पेंशन की बात हो रही है, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी पेंशन की केवल बात हो रही है। लेकिन अगर बात करें कि वेतन और भत्ते की बात की कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ये वेतन और भत्ते इनके जो होते हैं वो राज्य संचित निधि से प्राप्त होते हैं। और ये आर्टिकल 202 के डी में कहा गया, 3D में कहा गया है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, लेकिन इसमें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें कहा गया पंचायती राज पर 73वें संशोधन के निम्न में से स्वैच्छिक उपबंध कौन से हैं। तो बताना है, फर्स्ट स्टेटमेंट है ग्राम सभा का गठन, सेकंड है पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण, सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, या पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना। तो स्वैच्छिक उपबंध के बारे में बताया गया है। तो इसका जो ऑप्शन ये है, वित्तीय अधिकार जो है ये भी पंचायतों के वित्तीय अधिकार ये भी स्वैच्छिक हैं, और ये पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की जो बात करता है ये भी जो है स्वैच्छिक हैं। तो 2 और 4 ऑप्शन ए इसका सही है। लेकिन जो ये ग्राम सभा का गठन है ये अनिवार्य कार्य है, ना कि स्वैच्छिक, और ये सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की बात करें तो ये भी अनिवार्य कार्य है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया राष्ट्रीय आपात के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है कि राष्ट्रपति केंद्र व राज्य के मध्य करों के वितरण को संशोधित कर सकता है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के सामान्य वितरण को निलंबित कर सकता है, और राज्य विधायिका निलंबित कर सकता है। तो इसका स्टेटमेंट 3 सही नहीं है, क्योंकि ये स्टेट इमरजेंसी में होता है ऐसा कि राज्य विधायिका निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है जब स्टेट इमरजेंसी लगती है, ना कि नेशनल इमरजेंसी में। और ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं हमारे। तो इसका ऑप्शन सी सही हो गया, 1 और 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस एक संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर ही लागू करने का अनिवार्य कर दिया गया। तो ऑप्शन ए है 25वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 42वें संविधान संशोधन, सी है 44वें संविधान संशोधन, और डी है 91वें संविधान संशोधन। तो इसका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि 44वें संविधान में, क्योंकि हुआ क्या था, जो ये लिखित अनिवार्य कर दिया गया लिखित सूचना के लिए, क्योंकि जो 25 जून 1975 की जो स्टेट इमरजेंसी इंदिरा गांधी द्वारा लगवाई गई थी, तो उसमें खुद राष्ट्रपति को भी नहीं पता था कि स्टेट इमरजेंसी लागू हो गई है। उनको सुबह पता चला कि ऐसा सिचुएशन है, तभी से ये प्रोविज़न कर दिया गया। जब तक कोई मंत्रिमंडल लिखित सूचना नहीं देगा तब तक स्टेट मतलब कोई इमरजेंसी लागू नहीं होगी, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। तो इसके बारे में ये था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका याद रखना, 44वें संविधान में इसीलिए प्रोविज़न ये कर दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग लेते हैं। तो राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य। तो इसका ऑप्शन जो है, ये जो राज्य विधान परिषद है ये लोग नहीं लेते इसमें भाग हैं। इसमें राज्य विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा ये लेते हैं। 1 3 4 ऑप्शन ए सही है इसका। और ये जितने होते हैं ये निर्वाचित सदस्य होते हैं, ना कि मनोनीत को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। और इसके साथ साथ यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। और अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में बात करें तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हों या अनिर्वाचित हों, जो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, वो सारे भाग लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साधारण विधेयक दिया है, धन विधेयक है, और संविधान संशोधन विधेयक के बारे में बताया गया है। किस पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है ये बताना है। तो ये धन विधेयक में इसमें भी संयुक्त बैठक नहीं होती और संविधान संशोधन में भी नहीं होती, तो ऑप्शन इसका बी सही है। लेकिन जो साधारण विधेयक है इसमें संविधान संशोधन की बैठक होती है आर्टिकल 108 के अंतर्गत, और इसकी अध्यक्षता जो है, जो संयुक्त बैठक होती है इसकी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लेकिन जो ये मतलब सेशन आहूत कराया जाता है ये राष्ट्रपति द्वारा कराया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया निम्नलिखित कथनों में से किसका वर्णन संविधान में नहीं है। तो ये है फर्स्ट ऑप्शन अटॉर्नी जनरल, बी है बजट, सी है मंत्रिपरिषद, और डी है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। तो ऑब्वियसली इसका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि बजट का उल्लेख नहीं है, ये बजट का उल्लेख नहीं, इसमें बजट के स्थान पर
वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है आर्टिकल 112 में, ठीक है। और अटॉर्नी जनरल की बात करें तो आर्टिकल 76 में, और मंत्रिपरिषद की बात करें तो 74 एक में कहा गया है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति की सलाह के लिए होगी और इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। और ये महालेखा परीक्षक की बात करें तो 148 में इसका उल्लेख किया गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किस एक संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल की संख्या लोकसभा के 15% सदस्यों से अधिक नहीं होगी। तो ऑप्शन ए है कि 81वां संविधान संशोधन, 82वां संविधान संशोधन, या फिर 93वां संविधान संशोधन, या 91वें संविधान संशोधन। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 91वें संविधान संशोधन। ये 2003 में किया गया था, ठीक है। इसी में कहा गया था कि प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री सहित केवल मंत्रिमंडल का जो आकार होगा वो 15% से अधिक नहीं होगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित न किया हो, लोकसभा के विघटन के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। स्टेटमेंट सेकंड है कि अनुदान की मांग संसद की सिफारिश पर ही की जाती है। तो ये संसद की सिफारिश पे नहीं होती है, ये राष्ट्रपति की सिफारिश पे होती है, ठीक है। और ये जो कहा गया है कि राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित ना किया हो, तो लोकसभा के विघटन के पश्चात समाप्त हो जाता है। तो ये भी गलत है, समाप्त नहीं होते। अगर लोकसभा में ने पारित नहीं किया है उसे तो समाप्त नहीं होते। अगर लोकसभा ने पारित कर दिया है जो राज्यसभा का विधेयक है तो कोलैप्स हो जाएंगे, वरना नहीं होंगे। तो इसमें कहा गया है कि उसने पारित नहीं किया है लोकसभा ने, तो ये कोलैप्स नहीं होता है। तो ये दोनों सही हैं ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन जो है ये दोनों में गलत कहा गया है, तो ये सही है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बर्मा को पृथक किया गया था। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1947। तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी सही है इसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में से अलग कर दिया गया था। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी समिति लोक वित्त पर नियंत्रण रखती है। तो इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए है लोक लेखा समिति, बी है प्रकलन समिति, सी है लोक उपक्रम पर समिति, डी है उपरोक्त सभी। तो ये तीनों समितियां जो हैं समितियां लोक वित्त पर नियंत्रण रखती हैं। इसमें 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। लोक लेखा समिति में 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। और प्रकलन समिति की बात करें तो इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 लोकसभा से होते हैं। और लोक उपक्रम समिति की बात करें तो इसमें 15 और 7 होते हैं, मतलब 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। और अगर सबसे बड़ी समिति की बात करें कि संसद में सबसे बड़ी समिति कौन होती है, तो ये प्रकलन समिति होती है, सिर्फ 30 सदस्य होते हैं इसमें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रसाद का सिद्धांत का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 200 में। तो इसका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि 301 में ये कहा गया है प्रसाद का सिद्धांत। प्रसाद का सिद्धांत का मतलब क्या है कि जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं उनके जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, इसका उल्लेख किया गया है। और जो राज्य में होते हैं राज्य सिविल सेवक, वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, इसका उल्लेख इसमें किया गया है 301 में। यही है प्रसाद का सिद्धांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। तो पाँचवीं, 6वीं, 7वीं या 8वीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 5वीं लोकसभा जो थी इसका कार्यकाल 6 वर्ष का था। इसी समय जो वो इमरजेंसी लगी थी 1971 से जो 1977 तक इसका कार्यकाल रहा था, मार्च 1971 से मार्च 1977 तक, ठीक है। इसी समय 25 जून 1975 को नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, उसी समय ये कार्यकाल इसका बढ़ गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि इस केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। निम्नलिखित में से कौन उसमें सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। तो प्रधानमंत्री ऑप्शन ए, बी है लोकसभा के विपक्ष के नेता, सी है गृह मंत्री, डी है लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसमें ये लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होता, ये तीनों इसमें होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो गया, लोकसभा अध्यक्ष इसमें नहीं होते हैं। और ये 1964 में इस पद का सृजन किया गया था सतर्कता आयुक्त का, ये संथानम समिति की सिफारिश पर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी? तो अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 351। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 343। और 343(1) में कहा गया है कि जो हमारी भाषा होगी वो राजभाषा होगी, संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो फर्स्ट है, साधारण विधेयक पर गतिरोध होने की स्थिति में राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। और सेकंड है, साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर विधान परिषद उसे कुल 4 माह तक विलंब कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि 4 माह 3 माह पहले जैसे विधानसभा राज्य विधानसभा अगर पास करके बिल कोई विधान परिषद में भेजती है तो 3 महीना तो पहले तक रोक सकती है, लेकिन जब दोबारा वो जाता है विधान परिषद से राज्य विधान सभा में, तो फिर अगर दोबारा पास करके भेज देती है विधान परिषद विधानमंडल राज्य विधानमंडल दोबारा जब बिल को पास करके भेजती है तो केवल 1 महीने का और टाइम मिलता है इसको, तब तक रोक सकती है, उसके बाद इस बिल को पास मान लिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो कहा गया है कि संयुक्त बैठक, तो राज्य विधानमंडल में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक का, तो इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, स्टेटमेंट केवल 2 सही है क्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निवारक निरोध संविधान की किस सूची में सम्मिलित है, इसके बारे में बताना है। तो संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ये समवर्ती सूची में सम्मिलित है। ये इसकी 3 सूचियाँ होती हैं, एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, एक समवर्ती सूची है। सबके अलग अलग विषय डिवाइड होते हैं। राज्य सूची पर राज्य नियम बनाती है, कानून बनाती है, और समवर्ती पर राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं, लेकिन संघ सूची पर केवल केंद्र कानून बना सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई थी? तो 86वें संविधान संशोधन, 81वें संविधान संशोधन, या फिर 83वें संविधान संशोधन, या 89वें संविधान संशोधन। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये जो 11वां मूल अधिकार था, ये हुआ था कि अभिभावक जो हैं उनका मौलिक कर्तव्य होगा 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक है, और ये जो मूल कर्तव्यों की बात करें तो ये 42वें संविधान संशोधन में 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A में आर्टिकल 51A के अंतर्गत जोड़े गए थे। ठीक है, और ये संशोधन जो हुआ था 2002 में हुआ था, 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो यहाँ हमारे 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो गाइज अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और आई होप आप लोगों ने मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अगर बेल आइकन पे प्रेस नहीं किया है तो उस पर कर लीजिए मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन को पाने के लिए। आज के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य क्या है, केवल नागरिकों के लिए, केवल विदेशियों के लिए, नागरिकों एवं विदेशियों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर आप लोगों को बताना है, कमेंट बॉक्स से आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।